हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। आज है संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 22 तारीख से लेकर के 28 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में क्विकली रिवीजन करेंगे। रूल वही पुराना है, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको जवाब देना है। बाद में मैं आंसर बताऊंगा ही। एंड में आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर आपको इसकी क्विज भी बाद में दी जाएगी शाम तक, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा रात को 9 बजे तक। तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से जाकर के। चलिए तैयार सब लोग, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो कमेंट कीजिए, अब आंसर करना शुरू कर दीजिए। आज मैं थोड़ा सा दूर दूर ही रहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है, बस आपको मोटा मोटा रिवाइज कराना है। तो 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसको आपको पता होना चाहिए पहले। 2025 वाली किसने की? 2025 वाली ब्राजील ने की। 2026 वाली करेगा भारत। ठीक है, भारत करेगा 2026 की मेजबानी। 2025 वाली की थी किसने? ब्राजील ने। ब्रिक्स ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो कि फाउंडिंग मेंबर है, इनका एक कोर ग्रुप। इसमें हालांकि 5 देश और शामिल हो चुके हैं। उन 5 देशों में आपका ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, इसके अलावा यूएई और इसके अलावा भी इंडोनेशिया शामिल हुआ। तो 5 देश और इसमें अब शामिल हो चुके हैं। तो खैर, अब 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक भारत की अध्यक्षता में रहेगा। ब्रिक्स देख लीजिए आप लोग। कजान रूस में इसका 16वां संस्करण हुआ था, 17वां हुआ ब्राजील में, 18वां अब यहाँ भारत में होगा। ठीक है, और ब्रिक्स की बैंक भी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 में शुरू की गई है संघाई में, जिसका हेडक्वार्टर है। भारत भी इस बैंक का मेंबर है। आपको खूब सारे फैक्ट दिए जा रहे हैं, खूब सारा डिटेल दिया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ब्राज़ील पिछली बार मेज़बानी किया था। ब्राज़ील आप देख पाओगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय या फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बताइए, पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई इंडिया की? तो ये कहाँ पर है? ये है कहाँ पर खोली गई है? गोरखपुर में। बी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, गोरखपुर में। और आप देख सकते हो 500 छात्रों के लिए इसमें छात्रावास भी होगा। 125 एकड़ में ये बनाया जा रहा है 50 करोड़ की लागत से। अगला, जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? बताइए, कौन बनाए गए हैं एयरटेल इंडिया के नए सीईओ? ये बनाए गए हैं शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा ये एक नए एमडी और सीईओ होंगे एयरटेल इंडिया के। ठीक है, गोपाल विट्ठल इससे पहले थे, इनकी जगह पर ये आए हैं। एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। ठीक है, वो मेन चेयरमैन है। तो गोपाल विट्ठल को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया है। 5 वर्ष के लिए शाश्वत शर्मा होंगे। एयरटेल के बारे में आप बाकी डिटेल देख लो। अगला, हाल ही में आए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक को किस मंत्रालय से संबंधित माना जाता है? सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक ये आता है किस मंत्रालय के तहत? बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। सबकी बीमा सबकी सुरक्षा, बीमा फाइनेंस, तो फाइनेंस वित्त मंत्रालय के तहत आता है, जिसके तहत एक नया बिल लाया गया इस बार मानसून सेशन में। सबकी बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक के तहत बहुत सारी चीज़ें प्रावधान किए गए। लक्ष्य रखा गया 2047 तक भारत में सभी का बीमा हो जाए। ठीक है, जितनी जनता है सबका। इसके लिए 100% एफडीआई को भी मंजूरी दे दी गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोई भी बाहरी विदेशी कंपनी आ सकती है। पहले 74% तक ही था, अब इसे 100% तक मंजूरी दे दी गई है। हर 3 साल में एजेंट लाइसेंसिंग रिन्यू होगा, स्थायी बनाया जाएगा। और जो पहले रिन्यू होता था अब वो अस्थायी किया जाएगा। पुनर्बीमा फंड जो होगा वो 5,000 करोड़ पहले रहता था, अब 1,000 करोड़ कर दिया गया है। शेयर ट्रांसफर बिना मंजूरी के पहले 1% तक था, अब 5% तक किया जा सकेगा। ठीक है, स्टैटिक प्रश्न आप देख सकते हो एलआईसी से रिलेटेड। 1956 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और योगक्षेमम वाहम्यम ये इसका मोटो है। ठीक है, अगला, नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड किस भारतीय टीम ने जीता है? नासा स्पेस एप्स चैलेंज, इसमें मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता किसने भाई? किसने जीता जल्दी बताइए। फोटोनिक्स ओडिसी ने। फोटोनिक्स ओडिसी नाम की संस्था ने जीता है
जो कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज नासा के द्वारा कराया गया था। अभी हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष बने हैं जैरेड इज़ाकमैन। कौन? जैरेड इज़ाकमैन, इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनने जा रही हैं? दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर जो अंतरिक्ष में जाएंगी, तो ये जाएंगी कौन? ये जाएंगे मिंची बैटहॉस। मिंची बैटहॉस जाएंगी, ये आपको दिख रही हैं। ये जर्मन नागरिक हैं और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है, पैरा एस्ट्रोनॉट्स प्रोग्राम, उसके तहत इनको भेजा जाएगा। ये पैरा है, पैरा मतलब जैसे पैरा एथलीट होता है ना, जो डिसेबल होता है, डिसेबिलिटी होता है किसी न किसी प्रकार से, तो ये व्हील चेयर पर बैठी रहती हैं, मतलब कि ये एबल नहीं है पूरी तरीके से आम नागरिक की तरह। इनको भेजा जाएगा और ये बनेंगे ऐसी पहली नागरिक। ये ब्लू ओरिजिन से जाएंगी, जो कि अमेजन की कंपनी है, अमेजन की जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन है। ठीक है, अगला, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है? रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 ये रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज से एक रिसर्च के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट लॉन्च किया है आमंत्रित करने के लिए। तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहा है कि उनके यहाँ वो इनोवेशन, स्पेस इनोवेशन को बढ़ावा दें, यूनिवर्सिटीज़ में उनके प्रोग्राम्स कराएं, जिससे लोग सैटेलाइट, रॉकेट साइंस, सैटेलाइट साइंस और स्पेस साइंस को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, स्टूडेंट्स में तभी से ही इसके प्रति थोड़ा सा क्या कहते हैं, उत्सुकता बढ़े, ठीक है ना, इंटरेस्ट बढ़े। इसरो ये शुरू कर रहा है 2026 से। इसरो के बारे में आप जानते हो, डॉक्टर वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला ये चलाया गया है चाइना के द्वारा। वायरलेस रेल काफिला मतलब कि ट्रेनें चलेंगी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इन ट्रेनों को सैटेलाइट के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, मतलब बिना किसी वायर के इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, जो पटरियाँ, जैसे एक ट्रेन जा रही है तो काफ़ी देर तक, जब वो आगे बहुत निकल जाती है तब दूसरी ट्रेन छोड़ी जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और ट्रैफिक भी वाली दिक्कत होती है, या तो दूसरी पटरी से ले जाओ। तो अब ऐसे में जब सैटेलाइट होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, तो इससे एक ही पटरी पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें जाएंगी और इससे भीड़ भाड़ वाली स्थिति, समस्या कम होगी और ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हो पाएगा, कम समय में ज़्यादा माल भेजा जा सकेगा। तो चाइना ने इसका किया है परीक्षण। अभी चाइना की एक ट्रेन कंपनी है, उसने 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल की। अभी आज की न्यूज़ में बता रहा हूँ, 700 किलोमीटर पर आवर, मात्र 2 मिनट में वो स्पीड पकड़ी है। अभी कुछ दिन पहले जो इसका CR 450 था, CR 450 के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पाया था। ठीक है ना, तो वो एक ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना था। लेकिन अभी जो आज न्यूज़ आ रही है तो इससे भी बढ़ के है, उसने 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी है। सोच रहे हो, यहाँ भारत में भारत की एवरेज स्पीड जो है 80-85 है किलोमीटर पर आवर की। भारत की जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी कही जाती है 160, लेकिन चलती है 130-140 के ऊपर, और यहाँ 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। खैर, चाइना है, चाइना ने किया है। चाइना के बारे में, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, रैन में भी यहाँ की करेंसी होती है, बीजिंग राजधानी है। T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बन गई? T20 इंटरनेशनल में 4000 रन, ठीक है, ये बनाई हैं, पहली एशिया की व्यक्ति बन गई हैं भाई स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना भारत की वाइस कैप्टन है, ठीक है ना। तो इन्होंने 4000 रन T20 इंटरनेशनल में कंप्लीट किए हैं। एशिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट की टीमें हैं, महिलाओं में भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश की टीम भी ठीक ठाक है, श्रीलंका की टीम हुई, लेकिन फिर भी इंडिया की टीम जो है इसमें इन्होंने सबसे बेहतर रन स्कोर किए हैं। तो 154 T20 मैचों में इन्होंने ये 4007 रन बनाए हैं। सूजी बेट्स जो है ये दुनिया की पहली थी जिन्होंने 177 मुकाबलों में ये हासिल किया था। हांसी ये किस राज्य का 23वां जिला बना है? हांसी जिला ये किस राज्य का 23वां जिला बना है? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां जिला है ये किस राज्य का? छोटा सा राज्य है, बताइए कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा का 23वां जिला है अब हांसी, ठीक है। तो हांसी बनेगा कुछ इस प्रकार से। हरियाणा के जो नायब सिंह सैनी है, CM है, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये कहाँ से कटेगा? ये हिसार के जिले का हिस्सा था पहले, वहाँ से कट करके ये बनेगा, ठीक है। तो
ये जिला गठित किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए के लिए वार्ता सफलतापूर्वक हुई? हाल फिलहाल में आपने देखा दो देशों के साथ। अब इसमें ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो दो देशों के साथ में जैसे ओमान से भी हुआ, पीएम मोदी जब ओमान गए थे, और एक फिर न्यूजीलैंड से हुआ। तो अब ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि अभी हाल फिलहाल में किस देश के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अगर मान लो कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है एक और ऑप्शन आपको देखना पड़ जाए, ध्यान में रखना पड़ जाए यूके, क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले अभी यूके के साथ भी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इन 3 देशों के साथ अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया है एफटीए साइन, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। एफटीए क्या होता है? इसके तहत 98 से 99% तक जो है प्रोडक्ट जो एक दूसरे से खरीदे बेचे जाते हैं वो टैरिफ मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन के अनुसार न्यूजीलैंड जो है इससे अभी हुआ है एफटीए। इन 3 देशों का नाम याद रखना, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड, जिनसे अभी हुआ है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे तो आपको लगा देना है। खैर, टैरिफ टैक्स कैटेगरी का रोड मैप ये है कि पहले दिन से 0% टैक्स लगेगा 57% पर, फिर 82% तक का प्रोडक्ट पर लगेगा कुछ दिनों बाद, फिर कुछ दिनों बाद बाकी के 13% पर भी टैक्स फ्री, टैक्स छूट हो जाएगा। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन और पीएम मोदी अपने भारत के प्रधानमंत्री। अगला, इसरो अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल का दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया? देखो, इसरो ने ना ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कॉमर्शियल कामों के लिए काम आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन का होगा। कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन? ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज देगा। ठीक है, तो ये एएसटी स्पेस मोबाइल नाम की कंपनी का है। इसरो के रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपना रॉकेट यूज़ किया है LV-M3M6 रॉकेट। LV-M3M6 रॉकेट जो है ये अपना हैवी रॉकेट है। ये GSLV टाइप का है, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल वाला। तो उस रॉकेट से इसरो ने इसके सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और जाएगा, नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसरो की भी ये बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी वजनी है, 6500 किलो वजनी ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट स्पेस में गई हुई है। अगला, मुंबई में आयोजित मिस दिवा 2025, इसके फिनाले में मिस दिवा सुपर नेशनल का ताज किसने जीता? तो मिस दिवा 2025 में के फिनाले में मिस दिवा सुपर नेशनल का ताज इसको जीत लिया है किसने? अवनी गुप्ता ने। किसने? अवनी गुप्ता ने यह जीत लिया हुआ है। आप अवनी गुप्ता के बारे में जान सकते हो कि मिस दिवा सुपर नेशनल विजेता हैं, भारत की हैं, और ये अब मिस सुपर नेशनल जो होगा पूरे वर्ल्ड वाला, उसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो अवनी गुप्ता हो गई मिस दिवा सुपर नेशनल। चलिए, तो इसके अलावा मिस दिवा कॉस्मो अवनी के कोचनी बनी है। मिस दिवा फैशन डिज़ाइनर ये ऐश्वर्या वी बनी है। मिस दिवा कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मोनिका डिसूजा को मिला है। अगला, IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, इसका खिताब किसने जीत लिया? तो IGU की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब इसको जीत लिया है किसने? सुखमन सिंह ने। किसने? सुखमन सिंह ने इसको जीत लिया हुआ है। ये आपको दिख रहे हैं, ये है सुखमन सिंह। 124वां टाइटल इन्होंने जीता है। देखो, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया में ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित खिताब माना जाता है गोल्फ के क्षेत्र में। गोल्फ में वैसे भी भारत के उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं, अच्छे खिलाड़ी उतने हैं नहीं, लेकिन भारत अब धीरे धीरे उभर रहा है। सुखमन सिंह, इन्होंने भारत के ही हरमन सचदेवा को हरा करके ये जीता है। कोलकाता में आयोजन हुआ था। अगला, ये सारी पीडीएफ देखो, ये जो पीडीएफ दिया जा रहा है ना, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये सारा स्टैटिक जो है आपको मिल जाएगा पूरा आपको डिटेल में। ठीक है, आप एंड तक वीडियो भी देखिए, अभी आंसर कीजिए, इत्मीनान से पीडीएफ डाउनलोड करके और भी जो रिलेटेड स्टैटिक है उनको भी पढ़ लेना। अभी केवल आप क्लास देख लो। टर्नर पुरस्कार जीतने वाली सीखने में अक्षमता या कहें कि लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित पहले व्यक्ति कौन बने? तो टर्नर पुरस्कार इसको किस बार मिले? इस बार मिल रहा है किसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही टर्नर पुरस्कार पूछा जाता है, लेकिन इस बार किसी एक विशेष व्यक्ति को मिला है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है, इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम है इनका क्या? इनका नाम है क्या? जल्दी बताइए। इनका नाम है नैना कालू। नैना कालू को ये अवार्ड मिला हुआ है। ये नैना कालू हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी से, या कहें कि ना जो एक दिमागी रोग नहीं होता, आर्टिज्म,
अच्छे से स्लो माइंड काम करता है, दिमागी रोग नहीं कहेंगे, एक विकार होता है जन्म से। तो आर्टिज्म से पीड़ित हैं, ये कलाकारी करती हैं, मतलब ये चित्रकला वगैरह बनाती हैं इस प्रकार से। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है टर्नर पुरस्कार। ठीक है, टर्नर प्राइज़ ये बहुत ज़्यादा फेमस पुरस्कार होता है, यूके के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला एक और जरूरी बात देखिए, MZT एजुकेशन का न्यू ईयर सेल चल रहा है। इसमें आपके पास बेहतरीन मौका है हमारे जो ई बुक्स हैं या हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं उनको परचेज करने का। तो आप जाइए फटाफट से इसका फ़ायदा उठाइए। ये सेल लाइव है अभी MZT ऐप पर। हमारी जो ई बुक्स वगैरह हैं इनको भी आप ले सकते हो। MZT ऐप पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। MZT ऐप पर जाकर न्यू ईयर कूपन कोड लगाना। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया? पॉलीमर का बना हुआ 1 रियाल का यानी 1 रियाल का नोट जारी किया गया है। रियाल कहाँ कहाँ की करेंसी है, कमेंट करके बताइए। तो ओमान की भी करेंसी है रियाल, सऊदी अरब की भी रियाल है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ओमान की करेंसी रियाल है। ओमान ने क्या किया है कि 1 रियाल का अभी पॉलीमर का बना हुआ ये करेंसी नोट जारी किया हुआ है। पॉलीमर का बना होगा तो ये कागज़ के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टिकाऊ होगा। ठीक है, ज़्यादा टिकाऊ होगा, ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें फीचर्स होंगे, जल्दी कोई नकल नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। तो खैर 11 जनवरी 2026 से चलन में ये आ जाएगा ओमान में। मस्कट यहाँ की राजधानी होती है और सलालाह जो है यहाँ का बड़ा सिटी है। अगला, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर ये कहाँ खोला गया? भारत का राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर, मैंने आपको बताया था ना, एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से आपस में जुड़ जाएगा। तो ये कॉरिडोर होगा तो उससे क्या होगा कि इन ब्रीडिंग वाली समस्या समाप्त हो पाएगी टाइगर्स के बीच। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पर होते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, 9 टाइगर रिजर्व हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा चीते भी पाए जाते हैं। चीता कहाँ कहाँ पर है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और गांधी सागर में भी अब वन्य जीव अभयारण्य में भी डाला जा रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इसको लिखा किसने है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा ये विमोचित किया गया है पुस्तक। इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी की पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और उनकी जब जयंती थी 25 दिसंबर को, है ना, 25 दिसंबर को जयंती आपने देखा जब मनाया जाता है सुशासन दिवस, तो उसी सुशासन दिवस के अवसर पर ये बुक लॉन्च की गई। उसी सुशासन दिवस के अवसर पर आपने देखा कि PM मोदी आए थे यहाँ पर लखनऊ में और प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किए, प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किए। ठीक है, चलिए, तो वहाँ पर भी अटल जी की मूर्ति थी। किस मलयालम प्रकाशक को प्रतिष्ठित फ्रेंच पुरस्कार सेविलियर डी ला अंद्रेस डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार का नाम है, फ्रेंच पुरस्कार है और भारत के मलयालम पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं रवि DC, इनको सम्मानित किया गया है, रवि DC। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आंसर करते रहो फटाफट से और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताना। रवि DC पब्लिशर हैं और ये पब्लिश करने में भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के राजदूत थियरी मत्थो द्वारा इनको प्रदान किया गया है ये अवार्ड। अगला, राष्ट्रीय पेशा महोत्सव नेशनल पेशा फेस्टिवल, इसके उपलक्ष्य में किस राज्य ने सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया? तो पेशा, पेशा मतलब क्या होता है? पेशा एक एक्ट था। पेशा आया था पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो इस एक्ट के तहत जो है, जो शेड्यूल एरियाज थे, जो अनुसूचित क्षेत्र थे, उनमें पंचायतों के एक्सटेंशन को लेकर के ये एक्ट लाया गया था। अब उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए एक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ये उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा सरकार के द्वारा, और उड़ीसा के जो CM है मोहन चरण मांझी, इन्होंने इसका अभी उदाहरण किया पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से बनाने के लिए। ठीक है, तो जंगल, जल, जमीन, इन पर सामुदायिक अधिकार बढ़ावा दिया जाए, लघु वनोपज और स्थानीय विकास में भूमिका बढ़ाना, इन सब के लिए पेशा क्षेत्रों में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, PM मोदी को 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इन्होंने लोकार्पण कहाँ किया? तो PM मोदी ने 25 दिसंबर को किया, जैसे मैंने आपको बताया। कहाँ पर किया भाई? लखनऊ में प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, और ये एक बाकायदे अलग से ही पार्क बना करके ये बनाया गया है
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, इसमें 3 महापुरुषों की मूर्तियां हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। 65 एकड़ में फैला हुआ है ये, और लगभग 200 करोड़ की लागत से, 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ओके, चलिए, भारत का पहला रोलिंग बजट ये कौन सा राज्य लाएगा? भारत का पहला रोलिंग बजट, कमेंट करके बताइए, इंडिया का पहला रोलिंग बजट कौन ला रहा है? अनुपूरक बजट ये ला रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने घोषणा की है जो वार्षिक बजट आता है, अब वार्षिक बजट की जगह यहाँ पर थोड़ा सा ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए बजट लाएंगे, जो रोलिंग बजट होगा। बीच बीच में उसमें संशोधन भी किया जा सकेगा, बीच बीच में उसमें और ज़्यादा ऐड किया जा सकेगा, और ये 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए एक साथ आएगा। मतलब जो हर वर्ष आता है वो हर वर्ष नहीं रहेगा, 3 से 5 वर्षों के लिए बजट आया करेगा। तो ये मध्य प्रदेश की एक योजना है, देखना होगा कि कितना सफल रहती है, क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य है जो ऐसा करने जा रहा है। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि अपनी जीडीपी 27 लाख करोड़ हो जाए 2029 तक, और 2047 तक 250 लाख करोड़ की इसकी जीडीपी हो जाए मध्य प्रदेश स्टेट की। ठीक है, देखना होगा क्या होगा। वैसे दुनिया में अगर पूछा जाए कि रोलिंग बजट कौन लाया था, तो आप स्वीडन बताना। इसे बताएंगे, स्वीडन बताएंगे। ओके, बस पेज एंड हो गया है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके इसका आंसर बताइए, और कितना गलत हुआ है ये भी ईमानदारी से बता देना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, एक और ज़रूरी बात आप सभी लोगों के लिए, देखिए 1 जनवरी से हम लोग करंट अफेयर वाला पूरा का पूरा सेगमेंट जो है ये एक नए चैनल पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा MJT एजुकेशन करंट अफेयर। आज दिन में उसका लोगो, उसका चैनल लॉन्चिंग, सब कुछ आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। तो अब 1 जनवरी से क्लासेस जो होंगी वो उसी पर आएंगे। इससे क्या होगा, इससे आप लोग ना बिल्कुल आपके पास भटकाव नहीं आएगा, मतलब वो उस नए चैनल पर रहेगा, तो जो सीरियस स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, वो करंट अफेयर वहाँ पर देख पाएंगे। अब करंट अफेयर का ही रिलेटेड सारा सेगमेंट वहाँ पर डाला जाएगा, मतलब उसमें डेली, वीकली, मंथली सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आएगा। इसके अलावा और भी जो रिलेटेड आपकी स्टडी रिलेटेड करंट अफेयर से चीज़ें हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, MJT एजुकेशन MJT करंट अफेयर चैनल पर। तो एक नया चैनल होगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आगे से क्लासेस वहीं पर आएंगी 1 जनवरी से, अभी कुछ दिन तक इस पर चलेगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे सारा कंटेंट उसी पर होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।